प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि हम हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा और इतिहास को पढ़ रहे थे, तो उसी के अंतर्गत हमारी जो यूनिट सेकंड है उसमें बोलियां चल रही थी। और उन बोलियों के अंदर आज की जो बोली है वो पहाड़ी। तो पहाड़ी बोली शुरू करने से पहले, पहाड़ी जैसा नाम है, पहाड़ों की बोली, तो माता रानी वैष्णो देवी हमारे वैष्णव समाज के अंदर सबसे बड़ा जो एक तरह से मंदिर, और वहां से इनकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पहाड़ी बोली की खातिर कहा जाता है कि पहाड़ी की हिंदी का जो संबंध है वो हिमाचल की बोलियों से है। और हिमाचल की बोलियों के अंतर्गत मंडियावाली, गढ़वाली, कुमाऊनी और जो नेपाली बोली है उनका जो क्षेत्र लगता है, या जम्मू और कश्मीर का जो क्षेत्र लगता है, तो इस क्षेत्र के अंतर्गत ये जो बोली है वो आती है। अब इसका जो संबंध है वो रखा गया है कि ये जो बोली है वो उत्तरी हिंदी के साथ साथ और आर्यों की जो भाषा रही, तो आर्यों की भाषा रही, एक कारण इसका ये भी रहा, तो इस वजह से भी इसको एक पहाड़ी भाषा के रूप में देखा जाता है। अब इस पहाड़ी भाषा की जो उत्पत्ति है, जिस तरह से हमारी अन्य बोलियां थी, जिस तरह से पूर्वी है, पश्चिमी है, या कहें कि राजस्थानी है, तो इसके साथ साथ बिहारी हिंदी है, तो उसी क्रम में अगली जो बोली हमारी है वो है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी के अंदर भी दो प्रकार की बोलियां देखने को मिलती हैं, एक तो पश्चिमी पहाड़ी और एक मध्यवर्ती पहाड़ी। तो पश्चिमी पहाड़ी में जो क्षेत्र है वो कौन कौन से आते हैं, इसके साथ साथ जो मध्यवर्ती जो पहाड़ी है उसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं, और क्षेत्र विशेष के अंदर जिस बोली का प्रयोग किया जाता है वही आपकी उपभाषाएं कहलाती हैं, बोली कहलाती हैं। तो इसी तरह से इनके आधार पर बताया जाता है कि हिमालय के पहाड़ी भागों के आधार पर, हिमालय जो हमारा पर्वत शिखर है, उन पर्वत शिखर के अनुसार वो कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ी भागों के आधार पर इनको पहाड़ी कहते हैं। और पहाड़ी कहने के साथ साथ इनके तीन भाग रखे गए हैं, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी। तो इन के अंदर इस बोली का जो प्रयोग है वो किया जाता है। अब मध्य जो पहाड़ी है और मध्य पहाड़ी के अंदर उसमें दो बोलियों को रखा गया है। उन दो बोलियों के अंदर कुमाऊनी, जिसका जो संबंध है वो कुर्माचल से है, और इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उन क्षेत्रों का जो वर्णन करें तो उनके वर्णन में उत्तरकाशी, नैनीताल का स्थान, अल्मोड़ा, चमोली, पिथौरागढ़ के जो जिले हैं वो जो जिले इस बोली के अंतर्गत आते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर इस बोली का जो प्रयोग है वो किया जाता है। अब इसकी खातिर बताया जाता है कि ये जो बोली है उस बोली के अंदर वैसे देखा जाए तो प्राचीन साहित्य तो सौलभ है, अर्थात प्राचीन साहित्य देखने को मिलता है अपने अनुसार ही, किंवदंती के अनुसार मान सकते हैं। और उसके साथ साथ इसके अंदर आज वर्तमान समय में आधुनिक साहित्य के अंदर भी अनेक प्रकार की जो रचनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। अब इसके साथ साथ बताया जाता है कि ये जो पहाड़ी हिंदी है, इस पहाड़ी हिंदी का जो संबंध है वो हमारी राजस्थानी और जो कश्मीरी जो भाषा है उसके अंदर इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो एक बात है इनकी कि इनका जो संबंध है वो राजस्थानी और पहाड़ी जो भाषा है उसके अंतर्गत आता है। अब व्याकरण की दृष्टि से देखें तो व्याकरण की दृष्टि से देखने के साथ साथ इसके अंदर अणे का जो प्रयोग है वो अधिक मात्रा में किया जाता है, और अणे का प्रयोग जो है वो नए के स्थान पे किया जाता है। हमारा जो नए वर्ण है, जो व्यंजन है, और व्यंजन के अंदर जो अणे है उनका जो प्रयोग है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। तो ये इसकी जो विशेषता है, इनकी विशेषताओं को भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो अगली बोली, इसके साथ की जो बोली है वो गढ़वाली। गढ़वाली का जो संबंध है वो पहाड़ी बोली के साथ ही है, और पहाड़ी बोली के साथ होने के साथ साथ इसकी खातिर बताया जाता है। उससे पहले थोड़ा सा अगर हम जिक्र करें तो ये जो हमारी पहाड़ी बोली है, इस पहाड़ी बोली की जो रचना है वो पहले टकरी लिपि के अंदर की जाती थी। प्राचीन जो लिपि रही इसकी, वर्तमान में तो देवनागरी से इसका जो संबंध है वो जोड़ दिया गया है। उसके साथ साथ जिस तरह से हमारी हिंदी
या हमारी संस्कृत की या जो नेपाली भाषा है, या फिर कहें कि हमारी जो, सॉरी एक मिनट के लिए, हमारी जो पहाड़ी बोली है और पहाड़ी बोली की जो लिपि है वो हमारी देवनागरी लिपि रही है। इसके साथ साथ नेपाली को भी देवनागरी लिपि के अंदर ही लिखा जाता है। उसके साथ साथ जो बांग्ला भाषा है उसको भी देवनागरी के अंदर ही लिखा जाता है। बांग्ला ने माफ करना, उस मराठी के लिए, तो उसमें भी इस जो लिपि है उसका प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ जो गढ़वाली का जो क्षेत्र है वो टिहरी, देहरादून, उसके साथ साथ इनके अंतर्गत जो इसका उत्तरी भाग सहारनपुर, बिजनौर और ये जो क्षेत्र है वो आते हैं। और इन क्षेत्रों के अंदर इस बोली का जो प्रयोग है वो किया जाता है। अब गढ़वाली की खातिर कहा जाता है कि इसमें जो प्राचीन साहित्य है वो उपलब्ध नहीं है, जबकि लोक साहित्य है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो अपनी इसकी एक अलग विशेषता। उसके साथ साथ इसका जो संबंध है वो माध्यमिक पहाड़ी की दो बोलियों से रखा गया। जो अगली बोली है वो कुमाऊनी एक रेजिमेंट भी है। और जिस तरह से आर्मी के अंदर गोरखा रेजिमेंट है, उसी तरह से कुमाऊनी भी जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर अपनी एक भारतीय सेना की जो थल सेना है उसकी एक विशेष बटालियन जो कुमाऊनी के नाम से विख्यात है। और इसका जो संबंध है उस क्षेत्र के अंदर जो जैसा क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर उस बोली का जो प्रयोग किया जाता है तो वो बोली इसमें उपलब्ध है। इसके साथ साथ इसकी विशेषताओं को हम पढ़ें तो उनकी विशेषताओं के कहा जाता है कि इसमें घोष और अघोष, घोष और जो अघोष जो ध्वनियां हैं और उन ध्वनियों के अंदर अंतर देखने को मिलता है। इसमें उच्च जो व्यंजन है उन व्यंजनों का प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से कोई शब्द है जैसे बाबू शब्द है तो बाबूजी कहें तो उसको जो लिखने का जो क्रम है वो बा प्लस आधा ब प्लस बू, तो इस तरह से इसको लिखा जाता है। और इसके साथ साथ ये बताया जाता है कि इसमें जो संस्कृत के शब्द, तिब्बती, बिरमी, फारसी के जो शब्द हैं वो देखने को मिलते हैं। और उन शब्दों के अंदर जिस तरह से जो ध्वनियां निकलती हैं वो जो संबंध है वो इससे रखती हैं। इसके साथ साथ जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बताए गए थे कि न के स्थान पर अणे का प्रयोग किया जाता है। इसकी वाक्य रचनाओं के साथ किसी भी वाक्य को करने के लिए कर्ता, कर्म और क्रिया जो व्याकरण का एक रूप है उनका जो प्रयोग है वो इसमें किया जाता है। इसके साथ साथ इसकी जो अनेक बोलियां हैं वो अनेक बोलियां इसमें उपलब्ध है। अब इसी की जो दूसरी बोली है वो आपकी कुमाऊनी। तो कुमाऊनी का जो संबंध है वो कुमाऊं पहाड़ी से जोड़ा गया है। और पहाड़ी जो हमारा भारत है उस भारत का जो पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग है, ऊपर का जो भाग है उस भाग के अंदर जो नेपाली जो भाषा है तो उसका जो प्रभाव है उसके अंदर देखने को मिलता है। तो इस क्रम में ये जो तीनों बोलियां और तीनों बोलियों के अंतर्गत पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो बोली बोली जाती है उनका संबंध अकेले ये कहें कि पहाड़ी क्षेत्र के साथ साथ इनका जो संबंध है वो पश्चिमी पहाड़ी को अगर हम रखें तो पश्चिमी पहाड़ी का जो पहले मध्यवर्ती जो पहाड़ी आई और उसके बाद जो पश्चिमी पहाड़ी है, पश्चिमी पहाड़ी की बोलियों के अंदर की खातिर बताया जाता है कि एक सामूहिक नाम है। इसका सामूहिक नाम इसलिए है क्योंकि जो हिमाचल और पंजाब है या कहें कि थोड़ा सा हरियाणा या कहें कि जे&के, जम्मू एंड कश्मीर, तो वहां के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के अंदर भी इस बोली का जो प्रयोग है वो किया जाता है। अब उन बोलियों का प्रयोग किन किन स्थानों पर किया जाता है? पंजाब का उत्तरी पूर्वी भाग, पंजाब का उत्तरी पूर्वी भाग क्योंकि इसका जो संबंध है वो हिमाचल से रखा। उसके साथ साथ चंपा एक स्थान का नाम, मंडी, शिमला एक पर्यटन स्थल जहाँ जिस तरह से गर्मियों का मौसम हो या सर्द तो उन दौरान जो बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटन है वो वहां पहुंचते हैं। तो वहां
की जो बोली है वो पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आती है। उसके साथ साथ लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति ये भी कश्मीर का एक क्षेत्र है, ऊपरी भाग का एक क्षेत्र है। उस लाहौल स्पीति की भी अपनी अलग विशेषता रही है। वहां जिस तरह से गुलमोहर के पौधे या ऐसी कुछ पर्यटन स्थल है, और उसके साथ साथ जो चलचित्र वगैरह है उनका उनको भी वहां बनाया जाता है। तो वहां का एक विशेष स्थान है, वहां की अपनी एक संस्कृति है, वहां का अपना एक रहन सहन है, अपना वहां का एक खान पान रीति रिवाज है, और वहां के लोगों की बोलने की शैली, रहने का जो सलीका, वो अपने आप में एक विशेष है। तो इसकी खातिर बताया जाता है कि यहाँ की जो बोली है उस बोली में के अंदर भी कुछ अन्य उपबोलियां देखने को मिलती हैं। पहाड़ी के अंदर भी कुछ ऐसी बोलियां जो अपने क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से बोली जाती है। उसके साथ साथ बताया जाता है कि इसमें लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, क्योंकि उसका खुद का स्वयं का अपना एक इतिहास रहा है। संकरे रस्ते हैं, संकरे रस्तों के साथ साथ उन पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर बर्फ का जमना, उसके साथ साथ नीचे से अपने जो खाद्य सामग्री है उसको लेकर के वहां पहुंचना, उसके साथ पर्यटनों और उन जाने वाले जो पर्यटन है या उन लोगों के साथ है, वो लोग कितनी मतलब सहजता से और व्यवहारिक रूप से बोलचाल में अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो अपने आप में एक विशेष है और एक तरह से हमारे लिए ये गौरव की बात है। तो हमारी जो पहाड़ी हिंदी है, उन पहाड़ी हिंदी के अंदर इन तीन बोलियों को रखा गया, गढ़वाली, कुमाऊनी और पहाड़ी बोली। और इन पहाड़ी बोलियों की अपनी अपनी विशेषता, उन विशेषताओं के साथ साथ प्राचीन समय में तो साहित्य हमें जो है स्वयं के द्वारा लिखा हुआ और अल्प मात्रा में था, और किंतु अब जो है वो आधुनिक हिंदी के अंदर जो अपनी खड़ी बोली हिंदी है, खड़ी बोली हिंदी के अंदर इसका जो साहित्य वो प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। अब इसकी विशेषताओं का जिक्र करें तो उनकी खातिर बताया जाता है कि ये जो ए है, अपना ए वर्ण है, और ए वर्ण की जगह उनकी जो ध्वनि है वो ओ की निकलती है। किसी भी ए वर्ण से संबंधित है, अगर कोई ध्वनि निकले तो उसके ए के स्थान पर उसका जो उच्चारण है वो ओ के रूप में किया जाता है। तो इस तरह से इसकी अपनी एक विशेषता रही। अब इस विशेषता के अंदर ध्वन्यात्मक अर्थात ध्वनि के आधार पर और घोष और महाप्राण, घोष और महाप्राण का मतलब यह है कि किसी शब्द को बोलने के लिए थोड़ा सा बलाघात करते हुए थोड़ा सा जोर दे करके बोलना, तो वो इसके अंतर्गत शामिल रहता है। तो महाप्राण ध्वनियों के स्थान पर ए घोष और अल्प प्राण, तो अल्प प्राण का मतलब उन जोर की जगह थोड़ा सा धीरे, तो इस चीज को लेकर के इन ध्वनियों का जो प्रयोग है वो किया जाता है। उसके साथ साथ न के स्थान पर अणे का प्रयोग होता है। वाक्य संरचनाओं में कर्ता, क्रम और क्रिया और यूरोपीय जो भाषाएं हैं उन भाषाओं का जो प्रयोग है वो देखने को मिलता है। वैसे शुरू में देखें तो इसका जो संबंध है वो आर्यों की भाषा से जोड़ा गया है। आर्यों की खातिर कहा जाता है कि जिस तरह से जो संस्कृत है और आर्यों की जो भाषा वेदों और पुराणों की भाषा रही है, तो उन्हीं के अनुसार और वेदों और पुराणों की भाषा का जिक्र करें तो माँ वैष्णो देवी और माँ के 9 रूपों में से एक और शक्ति की प्रतीक या प्रकृति के प्रतीक है और अनिश्चित सृष्टि सृजन, और तो उनका जो संबंध है वो पहाड़ी क्षेत्र से रखा गया और उनका बहुत बड़ा मंदिर या तीर्थ स्थल कहें तो वो वैष्णो देवी धाम। और वैष्णो हिंदू समाज के जो हिंदू समाज के नहीं, ये कहें कि धार्मिक आस्था के रखने वाले जो लोग हैं वो वहां पहुंचते हैं, तो वो उनकी अपनी एक विशेषता, और इन विशेषताओं के चलते पहाड़ी बोली का हम लोगों ने अध्ययन किया। बाकी जो अपना अगला बिंदु है वो हम लोग अगली कक्षा में करेंगे।